नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे नॉन स्टॉप जीके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हमने टॉप 10 प्रश्नों कर लेकर आपके लिए आ रहे हैं। ये ऐसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है रेलवे ग्रुप डी, पुलिस, लेखपाल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अलावा जो अन्य यूनिवर्सिटियों में बीएड का जो परीक्षा होता है, टेट का परीक्षा होता है, यूपी टेट, सी टेट, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं, मैं देखना चाहता हूँ जो बच्चे कहते हैं ना कि हमारा जीएस जीके बहुत तगड़ा है, पूरा तैयार है, मैं उन्हें दावा करता हूँ कि ये 10 प्रश्न हैं। इन 10 प्रश्नों में 10 का 10 सही करने वाले बहुत ही कम बच्चे होंगे, बहुत ही कम, जैसे हज़ारों में एक। मैं दावा करता हूं, जिसको लगे कि मैं जीएस जीके पे कमांड रखता हूं, पूरी तरह से तैयार हो गया है, तो आप इन 10 प्रश्नों को सही करके दिखाइए और हमें कमेंट करिएगा कि सर हमारा 10 का 10 प्रश्न सही है। ठीक है, चलिए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये प्रश्न हैं आपको दिखाते हैं कैसे प्रश्न है। चलिए हम प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। पहला प्रश्न नंबर एक आपको 10 सेकेंड देंगे, उसके बाद हम आंसर को बता देंगे। ठीक है, आप अपने आंसर को लिख लीजिएगा कि 10 में 10 सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर एक में लिखा हुआ है, जनगणना को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो जनगणना को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो आप हमें बताइए कि किस सूची के अंतर्गत रखा गया है जनगणना को। यहाँ पे लिखा गया है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो आप बताइए, अपने आंसर को चूज कर लीजिए, फिर हम बताते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही है। बताइए, जनगणना को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा संघ सूची। इसका आंसर होगा, 100% सही है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर दो में पूछ रहा है, मछली के तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहा है, मछली के तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, नहीं तो मछली में तो बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, बहुत सारा विटामिन पाया जाता है। तो पूछ रहा है प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आपके पास भरपूर समय है, आपके पास पर्याप्त समय है। यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, आपको चूज करना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। मछली के तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके पास 10 सेकेंड है, आप अपने विकल्प को चूज कर लें, वीडियो को पॉज करके चूज कर लें कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए इसका हम आंसर बता देते हैं। मछली के तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3। चलिए हम देखते हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो सही का पूरा सही कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में पूछ रहा है, प्रश्न है क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। वे किन किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है, चलिए हम लोग आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पे 4 आंसर दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो बुध और शुक्र पहला आंसर है, बुध और शुक्र
शुक्र और मंगल, मंगल और बुध, मंगल और बृहस्पति। यहाँ पे दो दो ग्रह हैं, इन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है। सबको पता है, जो भी कंपटीशन की तैयारी करता है उसको ये प्रश्न आना ही चाहिए। यदि नहीं आता तो मानिए कि मतलब सब गुड़ गोबर है। ठीक है, गुड़ गोबर का मतलब है कि तैयारी करना बेकार है, तैयारी करना उसका बेकार है। जो इस प्रश्न को नहीं कर पाएगा, मैं गारंटी से कहता हूँ कि वो तैयारी करना छोड़ दे, तैयारी करना छोड़ दे। वो तैयारी लायक नहीं है। उसे घर पे जाकर सोचना चाहिए कि मैं अधिकारी बनने लायक हूँ कि नहीं हूँ, उसे सोचना चाहिए। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं कि मंगल और बृहस्पति ग्रह, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। प्रश्न नंबर 4, आगे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? प्रश्न नंबर 4, आप ध्यान से सुनिए। प्रश्न नंबर 4, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? प्रश्न नंबर 4 एक बार फिर मैं कब बोल देता हूँ। प्रश्न नंबर 4, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चलिए इसका आंसर हम लोग सुन लेते हैं। यहाँ पे 4 आंसर दिया गया है। बेतवा नदी, पहला बेतवा नदी, दूसरा सतलज नदी, तीसरा झेलम नदी और चौथा सिंधु नदी। तो मैं आशा करता हूँ, मुझे पता चलता है कि आप लोग अपना आंसर टिक कर लिए होंगे। चलिए हम आंसर को बताते हैं। इसका आंसर होगा झेलम नदी। इसका आंसर होगा झेलम नदी। आगे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये लगभग आपको हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो उनमें आपको ज़रूर 100% आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 प्रश्न बोल रहा है, बाबरनामा के लेखक कौन हैं? बाबरनामा के लेखक कौन हैं? यहाँ पे कौन हैं या कौन थे लगा सकते हैं। बाबरनामा के लेखक कौन हैं? तो इसमें आंसर है पहला हुमायूं, अकबर, बाबर और गुलबदन। तो बाबरनामा के लेखक कौन थे? कौन हैं? कौन है? इन चारों विकल्पों में से कौन है? तो यहाँ पे चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर सही होगा, आप लोग टिक कर लीजिए। ये प्रश्न उन सभी बच्चों को आना चाहिए जो एसएससी जीडी की परीक्षा देने के लिए जाने वाले हैं। तो इसका आंसर होगा बाबर। क्या होगा? बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर। ये आंसर कम 100% सही होगा। आगे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है। ये प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, देखिए महिला सशक्तिकरण, आप रेलवे का कोई भी परीक्षा देते हैं, रेलवे में जो आरपीएफ का, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का होता है, उसमें लगभग महिलाओं को 50% लेना अनिवार्य हो गया है। तो इसको पढ़ना, ये प्रश्न आना बहुत ही ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा, मैं ऐसा करता हूँ कि सब लोग आंसर टिक कर लिए होंगे। इसका आंसर होगा कौन सा होगा? 8 जून, 8 मार्च, 8 मई, 8 अप्रैल। इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर होगा सही, आप लोग मिलाइए, 8 मार्च। 8 मार्च इसका आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर, आगे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, ये कौन सा प्रश्न था? प्रश्न नंबर 6 था ये। आगे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी छात्रों के लिए जो एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, उन सभी के लिए ये प्रश्न है। मैं देखना चाहता हूँ कि वे बच्चे सही कहते हैं, 10 में 10 सही कर पाते हैं या नहीं। प्रश्न नंबर 7, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? यहाँ पे प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? यहाँ पे 4 विकल्प दिया है, ऊर्जा का, लंबाई का, प्रकाश की चाल का, प्रकाश की तीव्रता का। मतलब प्रश्न नंबर 7 प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका है? तो इसका आंसर होगा, इसका
ऊर्जा का, लंबाई का, प्रकाश की चाल का, प्रकाश की तीव्रता का। तो ये होगा लंबाई का, ये कह सकते हैं लंबाई का, या कह सकते हैं दूरी का। किसका है? दूरी का। देखिए यहाँ पे वो विकल्प नहीं दिया है, तो ये दूरी का मात्रक है, या हम कह सकते हैं लंबाई का। ठीक है, लंबाई को हम क्या, दूरी को भी हम लंबाई में मापते हैं, तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? लंबाई का। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 इसी प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना डिग्री सेंटीग्रेड, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे विकल्प दिया है, आपको 4 विकल्प में से बताना। ये अपने आप से अनुमान नहीं लगाना कि फ़ारेनहाइट में होता है कि डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। इन चारों विकल्पों में से ही आपको एक चूज करना है, जो सही विकल्प है उसे आप चूज करिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आंसर दिया गया है, -40 डिग्री, +40 डिग्री, -37 डिग्री, +37 डिग्री। तो इसमें से आंसर होगा, आप फिर से एक बार देख लीजिए, प्रश्न को सुन लीजिए। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है -40 डिग्री, +40 डिग्री, -37 डिग्री, +37 डिग्री। तो इसका आंसर होगा +37 डिग्री। इसका आंसर होगा +37 डिग्री। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 दिया है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? प्रश्न था, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आपको बताना है। 4 विकल्प हैं। विकल्प कौन कौन से हैं आप सुन लीजिए। औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय और अकबर। एक बार फिर ऑप्शन को सुन लीजिए। औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर। इन चारों में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? देखिए ये 1942 में दिया गया था। उन किसने दिया था, कौन थे? तो यहाँ पे विकल्प है, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या करमचंद गांधी। इनमें से कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन के प्रणेता या नारा देने वाले, कौन थे? तो इनका आंसर होगा करमचंद गांधी, या तो कह सकते हैं महात्मा गांधी। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ वीडियो के संदर्भ में है। देखिए, नमस्कार। हम मेरे वीडियो को देखने वाले उन सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ यहाँ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी सफलता में सहयोग करेंगे। और अत्यधिक और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा जो लेटेस्ट वीडियो है आप पे पहुंच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। यदि आप रात में देख रहे हैं तो इसके लिए मैं गुड नाइट कहता हूं। यदि आप सुबह में देख रहे हैं तो आपको गुड मॉर्निंग। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।